मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं फिजिक्स का चैप्टर 3 जो है ग्रेविटेशन, वहाँ से कंटिन्यू करूँगा आपकी क्लासेस। ठीक है, अभी तक सुजाता मैम पढ़ा रही थी, अपना पढ़ाऊँगा। तो जितने टॉपिक हो गए थे उसके आगे से पढ़ा रहा हूँ मैं। चैप्टर 3 है ग्रेविटेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। ध्यान से सुनिए। आपने न्यूटन्स के अभी तक 3 लॉस पढ़े थे, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ था सेकंड चैप्टर में, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ये था, एवरी बॉडी मस्ट कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये फर्स्ट लॉ था, जिस लॉ में कहा गया था कि जो बॉडी रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगी, जब तक कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। अगर आपके घर में टेबल रखी है तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये मोशन में आएगी। फर्स्ट लॉ में कहा गया था, एवरी बॉडी मस्ट कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये फर्स्ट लॉ था, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फिर आपने सेकंड लॉ पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक्स प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये सेकंड लॉ था कि जो मोमेंटम बदलता है किसी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। यहीं से फोर्स का फॉर्मूला मिलता है आपको, F = ma। इसके कुछ एग्जांपल्स थे कि जब कभी भी कोई, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेट में जब कोई फील्डर होता है वो बॉल को कैच करता है, तो बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे लेके आता है। जैसे बॉल आ रही है तो हाथों को पीछे लेके आएगा। इससे क्या होता है, जब बॉल वो यहां से भी पकड़ सकता है, लेकिन जब हाथों को अपने थोड़ा पीछे लेके आता है तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर हाथ लाने में टाइम इंक्रीज हो जाता है। जब टाइम इंक्रीज हो जाता है तो मोमेंटम जो होता है रैंडम डिक्रीज कर जाता है और जो बॉडी पे फोर्स लगता है वो काफी कम हो जाता है। जैसे कि कोई हीप है सैंड का, ढेर लगा हुआ है सैंड का, एक बंदा उस पर गिरेगा उसकी चोट कम लगेगी, लेकिन अगर वो फ्लोर पे गिर जाए तो उसकी चोट ज्यादा लगेगी। ठीक है, चोट इसलिए ज्यादा लगेगी, फ्लोर एकदम बिल्कुल रफ होता, टफ होता, वो दबेगा नहीं नीचे के लिए। और अगर ढेर लगा हुआ, सपोज कर ले रेत का ढेर है या सैंड वगैरह कुछ भी ढेर है, एक बंदा ऊपर से गिरेगा तो वो थोड़ा दबेगी नीचे के लिए, और जब वो नीचे के लिए दबेगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, जिससे कि मोमेंटम है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो बॉडी को कम हर्ट होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ था, इसको एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। इस लॉ में कहा गया था कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कुल मिला के अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी भी आप पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी बॉडी पे कोई एक्शन कर रहे हैं तो उस बॉडी का रिएक्शन होगा। आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एक स्विमर होता है, जब वो पानी में तैरता है तो हाथ से पानी को पीछे के लिए लेके जाता है, फोर्स पीछे के लिए लगाता है। जब वो फोर्स पीछे के लिए लगाता है तो उसके पीछे जो पानी होता है वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आगे लगाता है, जिसकी वजह से स्विमर जो है वो तैर पाता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये जो ग्रेविटेशन है, इसमें सबसे पहले जो लॉ आएगा वो आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ध्यान से देखिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा गया था। भावना मैम चाय बनवासी थोड़ी सी क्लास बनवानी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुनिए, दो बॉडीज हैं। पहली बॉडी का जो मास है वो हमने m1 लेट कर लिया, जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास हमने m1 लेट कर लिया। दूसरी बॉडी इसका मास हमने m2 लेट कर लिया। ठीक है, एक का मास m1 ले लिया फर्स्ट बॉडी का, दूसरी बॉडी का मास m2 ले लिया। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, कुछ भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप a ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो। आप r लेट करा दिया, मैंने डिस्टेंस r ले लिया। न्यूटन ने कहा था, अपने जो लॉ था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें न्यूटन ने कहा बोथ द बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों की दोनों बॉडी हमेशा आपस में अट्रैक्ट करेंगी। बोथ द बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों बॉडीज हमेशा पहले क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। यानी कि दो बॉडीज है जिनका मास, एक का m1 है, दूसरी का मास क्या है, m2 है।
ये दोनों ही बॉडीज हमेशा जब पास में रखी होंगी छोटे से डिस्टेंस पे, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। रिपल्सिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। दोनों की दोनों बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करेंगी। जब अट्रैक्ट कर रही है तो कोई फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। वो जो फोर्स है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, मतलब जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। प्रोडक्ट का मतलब m1 into m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुनिए, टू बॉडीज व्हेन प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स। एक फोर्स लगेगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। दोनों मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इसके बाद यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। डिस्टेंस के स्क्वायर के, दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। when two bodies जब कभी भी दो बॉडीज having masses m1 and m2 placed at a small distance apart experiences a force, एक force experience करेंगे। the force is directly proportional to the product of two masses, that is m1 into m2, and same force is inversely proportional to the square of the distance between the two masses। मतलब यही force inversely proportional होगी, डिस्टेंस कितना लिया हमने r, इसके स्क्वायर के, r के नीचे स्क्वायर लगा है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, F proportional to m1 m2, F proportional to 1 upon r square। आगे देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, ठीक है। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो दोनों तरफ F है। सिंपली आप दोनों तरफ F लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दें। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, ऊपर क्या था m1 m2 और अपॉन में क्या आएगा r स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू f के इक्वल, ये वैल्यू भी किसके प्रोपोर्शनल है, f के। तो f प्रोपोर्शनल टू ऊपर की तरफ आ जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके आगे जब कभी भी हम बीच से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटा के, क्योंकि जो भी फॉर्मूला आप बनाएंगे उसमें बीच में इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू, और ये साइन कहीं से इसके आगे भी कहीं से बैठेगा और आप इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, ABCD EF GH IJ, कोई भी एक कांस्टेंट आना ही आना। यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो कैपिटल G आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल G, और सेम वैल्यू ऐसे लिख दी जाएगी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक बार फिर से ले लेते हैं, पहले फोर्स को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करा तो आ गया F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों ही वैल्यूज आ गई, ऊपर की तरफ m1 m2 लिख दिया, नीचे की तरफ r स्क्वायर लिख दिया। जब ये साइन हटा के इक्वल्स टू लगाया तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज G आ गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो बन गया आपका फॉर्मूला यहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। अब आगे जो इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा G, कैपिटल G, जो कांस्टेंट है इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम हो गया कांस्टेंट का, G का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो G है इसकी वैल्यू होगी 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। पहले की तरह पढ़ा लो, परेशान ना करना। G equals to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी। अब एक कंफ्यूजन दूर करता हूं आपका, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे हर चैप्टर से, ये बदलते जाएंगे। मतलब अभी G यूज करा हम लोग, आपने जब न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज करा था मोमेंटम वाला पिछले चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ा था, तो वहां पे हमने कांस्टेंट K यूज करा था, और K की जो वैल्यू थी वो 1 के इक्वल थी, K इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। यहाँ पर हमने G यूज करा। आगे हायर क्लासेस में कोई और फॉर्मूलेज आते हैं तो कांस्टेंट बदल जाएंगे, जैसे कि एक कांस्टेंट फॉर एग्जांपल H भी होता है,
एच हमारा कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, आपके सिलेबस में नहीं। ऐसे स्टीवेंस कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं। इतना ठीक है? ठीक है, अब चाय पी लो फिर बात करते हैं।